नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मिश्रा, डाइट लेक्चरर आजमगढ़। आज का हमारा विषय है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा है क्या? शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए मिशन प्रेरणा का आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य की भी हम बात करते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान द्वारा 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पहला है शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम, दूसरा आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग और तीसरा ध्यानाकर्षण रेमेडियल टीचिंग। अगर हम ध्यानाकर्षण और आधारशिला की बात करें तो ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण विधाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों का सहयोग करेंगे। अब हम आधारशिला की बात करेंगे। आधारशिला मॉड्यूल का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1-2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। आइए अब हम शिक्षण संग्रह मीन्स कंपेंडियम की बात करते हैं। शिक्षण संग्रह के निम्नलिखित 6 भाग हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। पहला है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, तीसरा व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, चौथा भाग है सीखने के लिए आकलन, पांचवा भाग है विद्यालय नेतृत्व और छठा और अंतिम भाग है परिशिष्ट। भाग 1 में शिक्षण संग्रह की आवश्यकता और अवधारणा की बात कही गई है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में सूचनाओं का संग्रह है। इसमें तमाम तरह की सूचनाएं और योजनाओं की चर्चा की गई है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसे अन्य कारकों से संबंधित है, जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन और क्रियान्वयन में कर सकते हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियों की अनुश्रवण योजना की भी बात कही गई है, जैसे ब्लॉक स्तर पर ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूर्णकालिक अनुश्रवण। जब हम जिला स्तर पर आते हैं तो जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा नियमित अनुश्रवण। प्रदेश स्तर पर लर्निंग आउटकम के उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु परीक्षाएं आयोजित कराया जाना। इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर विभिन्न शैक्षिक नवाचारों और गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाना। प्रधानाध्यापकों द्वारा माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक कराकर प्रगति की समीक्षा करना। भाग 2 है शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। इसमें हम जो पढ़ते हैं इसमें जिन चीज़ों का अध्ययन किया गया है, जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है वो है प्रभावी शिक्षण कैसे, कि किस तरह से एक शिक्षक एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकता है। इसके अलावा हम शिक्षण योजना की भी बात करते हैं कि शिक्षण योजना क्या है, ये क्यों बनाई जाती है और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। फिर है शिक्षण योजना के मुख्य बिंदु, शिक्षण का प्रारूप, शिक्षण का आधार, लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएं और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीकों की चर्चा हम कंपेंडियम के इस भाग में
करते हैं। इसके अलावा इसमें जैसा कि अभी हमने प्रभावी शिक्षण की बात की, तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियाँ, लैडर्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग की भी बात कही गई है, जो ए से जेड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इंडिकेट करते हुए बताया गया, जैसे ए फॉर इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, सी से कोऑपरेटिव लर्निंग। इस तरह से जेड तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इंडिकेट करते हुए लैडर्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाए गए हैं। भाग 3 में जब हम आते हैं तो उसमें हम पाते हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, कि एक शिक्षक अपने बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस प्रकार कर सकता है, जिसमें हम प्रातःकालीन सभा, सायंकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत परामर्श, बाल संसद की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी असेंबली टाइम होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। सुबह के समय जब हम प्रातःकालीन सभा करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे सायंकालीन सभा में क्या क्या होना चाहिए, हम किन किन सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन अपने विद्यालयों में करा सकते हैं, प्रतियोगिताएं करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जीवन कौशल विकास, इसमें बताया गया है कि हमें प्रत्येक प्रकरण में किस जीवन कौशल की चर्चा की गई है, प्रत्येक प्रकरण कौन से जीवन कौशल से संबंधित है उसका चिन्हांकन करना है, कि वो पाठ बच्चों को किस जीवन कौशल के बारे में बताता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत परामर्श और बाल संसद में इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि उसमें छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य हो, उनका चयन अनिवार्य हो। भाग 4 में हम सीखने के लिए आकलन की बात करते हैं। इसमें है कि आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि आकलन की जब हम बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो वो शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है। एक शिक्षक को भी आकलन के द्वारा अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसकी अपनी शिक्षण विधा में क्या कमी रह गई, कि अमुक चीज़ किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आई तो इससे उसको ये जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है कि अब हम अपनी शिक्षण विधा में क्या सुधार कर सकते हैं, उसको हम कैसे करें और इसके फीडबैक का उपयोग कैसे करें। ये सारी चीज़ें आकलन में बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त पाँचवें भाग में हम आते हैं तो उसमें स्कूल लीडरशिप की बात कही गई है। नेतृत्व जो कि किसी भी के व्यक्तित्व का एक ज़रूरी अंग होना चाहिए, एक ज़रूरी गुण होना चाहिए। उसकी संकल्पना, शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय विज़न, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा, रिपोर्टिंग मीन्स डॉक्यूमेंटेशन की बात कही गई है। भाग 6 में परिशिष्ट जिसमें है, इसमें प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, इसमें सभी विषयों के क्लास के संबंधित शिक्षण अधिगम परिणामों की चर्चा की गई है। शिक्षण योजनाएं बताई गई हैं। इस शिक्षण योजना पर एक और अन्य वीडियो में आपसे इस बारे में बात हुई है, जिसमें टीचिंग प्लान जो एक नए फॉर्मेट में आया हुआ है, शिक्षण योजना आई हुई है, उसके बारे में कहा गया है। तमाम तरह की शैक्षिक गतिविधियां बताई गई हैं, समय सारणी बताई गई है। इसके अलावा सफलतामूलक कहानियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे हम NCF 2005 भी कहते हैं, RTE एक्ट 2009 की भी चर्चा की गई है। उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट्स बताए गए हैं और इसी में आपको कई तरह की प्रार्थनाएं, समूह गान, प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र की रूपरेखा आदि की भी चर्चा कही गई है। कंपेंडियम के भाग 6 में प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी दी गई है। शिक्षा संबंधित साहित्य की सूची है। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है उसके बारे में बताया गया है। अन्य विभागों से सहयोग और समन्वयन, उपयोगी शब्दावलियां और महत्वपूर्ण संपर्क सूत्रों की चर्चा कंपेंडियम में शिक्षण संग्रह में किया गया है। फिर जब हम आते हैं इसी मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा तालिका, सूची और प्रेरणा लक्ष्य की भी हम बात करते हैं। प्रेरणा तालिका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने स्क्रीन पर हिंदी विषय के कक्षा 4 और 5 की प्रेरणा तालिका है।
तो अगर हम इसको देखें तो प्रेरणा तालिका में 14 लर्निंग आउटकम्स, अगर हम हिंदी के कक्षा 4 की बात करते हैं तो उसमें 14 लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। और इसमें जब आप इसको स्क्रीन पर देखिए, एक बार में प्रेरणा तालिका पर आप 30 बच्चों को इजीली उनको आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको इस तरह से करना है, जैसे देखिए आपको स्टूडेंट 1 2 3 इस तरह से इसमें ये क्रमांक लिखा हुआ है। इन क्रमांक के हिसाब से आपने अपने बच्चों का नाम लिख लिया। और ये जो लर्निंग आउटकम्स है, जैसे आपका पहला लर्निंग आउटकम जब हम दक्षता की बात करते हैं कक्षा 4 की हिंदी की, तो इसमें लिखा है कि किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझाते हुए अपना विचार बना लेता है, बना लेती है। तो अगर आपका बच्चे ने इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में सही का टिक लगा देना है। इस तरह से आपके उस स्टूडेंट ने ये जो 14 दक्षताएं दी हुई हैं, लर्निंग आउटकम्स आपके ये दिए हुए हैं, दक्षताएं दी हुई हैं, इन सारे को देखते हुए जो आपके बच्चे ने प्राप्त कर लिया है उस पर सही का टिक लगा देना है। और ये सारी जो सूचियाँ बनी हुई हैं इनको आपको अपने विद्यालय में दीवारों पर इसको चस्पा कर देना है, इन्हें चिपका देना है, जिससे एक शिक्षक भी उसको लगातार देख सके। अगर अभिभावक आते हैं तो वो भी जान सके कि किस बच्चे का क्या लर्निंग आउटकम है। और अगर कोई अधिकारी भी आपके यहाँ आते हैं तो वो भी आपके इस तालिका को देख करके बच्चों की प्रगति के बारे में समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 तक की हिंदी और गणित की प्रेरणा तालिका दी हुई है। आपको इसी के हिसाब से काम करना है। फिर है प्रेरणा सूची क्या है। तो प्रेरणा सूची आप देख रहे हैं कि ये दक्षताएं हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हिंदी विषय की कक्षा 1 की दक्षताएं क्या हैं। तो आपने देखा था इसमें क्रम से दक्षताएं दी हुई हैं। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो आपकी प्रेरणा सूची है वो आपका अपेक्षित लर्निंग आउटकम है। ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि ये लर्निंग आउटकम इस क्लास के बच्चों को आना चाहिए। और जो आपकी प्रेरणा तालिका है वो आपका एक्चुअल लर्निंग आउटकम है, जो बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। तो इसमें ये अंतर है। ये भी आपको प्रेरणा सूची हिंदी गणित की 1 से 5 तक दिया गया है, जिसे आपको देखना है और इस हिसाब से आपको अपनी प्रेरणा तालिका को फिलअप करना है। फिर हम बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य की, जो भाषा और गणित पे दिया हुआ आप देख रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक भाषा में और कक्षा 1 से 5 तक गणित में ये आपको प्रेरणा लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। कक्षा 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में और 5 में भाषा और गणित में बच्चे का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो उम्मीद है अब आपने समझ लिया होगा कि मिशन प्रेरणा के तहत ये तमाम तरह की योजनाएं, स्कीम्स चलाई जा रही हैं। उसी के तहत हमारी इन तीनों मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है। उसी के तहत प्रेरणा लक्ष्य, मिशन और सूची है। जब हम अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो हम अपने ब्लॉक को प्रेरक जनपद के लिए नामांकित करेंगे। हम अपने को उसके लिए नॉमिनेट करेंगे, जिसका थर्ड पार्टी असेसमेंट किया जाएगा तब। और एक थर्ड पार्टी आएगी, वो असेस करेगी कि हाँ आपने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया है, और उस हिसाब से आपको प्रेरक जनपद या प्रेरक ब्लॉक आपको डिक्लेयर किया जाएगा, इसकी घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? कहाँ हुआ होगा? सेव तो नहीं किए? मतलब सेव भी करना था, कहीं काट दिए। कैसे सेव करना था? देखो कहीं आया।